हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस 2024 और 25 के लिए मेंस कंटेंट। इसके तहत हम निर्माण आईएएस की बुक को कवर कर रहे हैं। इसके तहत हम प्रश्न पत्र 4 के पार्ट 1 में जो दर्शन शास्त्री जुड़े हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पहले सुकरात कवर कर चुके हैं, आज हम प्लेटो को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक प्राचीन और समृद्ध परिवार में 427 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता एरिस्टोन एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डरस वंश के थे। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस था, किंतु इनके खूब भरे हुए कंधों के कारण इनके व्यायाम शिक्षक ने इन्हें प्लेटो नाम दिया था। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये लगभग 8 वर्ष तक सुकरात के शिष्य रहे। तो यह सुकरात के शिष्य थे। जब एथेंस की जनतंत्रीय सरकार ने सत्य कहने के अपराध में सुकरात को जिस तरह विषपान का दंड दिया, प्लेटो को सक्रिय राजनीति से घृणा हो गई और जनतंत्र से उनका विश्वास उठ गया। सुकरात को प्राणदंड दिए जाने के बाद प्लेटो लगभग 12 वर्ष तक इटली, यूनान और मिस्र के विभिन्न भागों में घूमते रहे। इन 12 वर्षों में उन्होंने विभिन्न मतांतरों का अध्ययन किया। वापस लौटने पर लगभग 386 ईसा पूर्व में उन्होंने एथेंस में अपना शिक्षक गृह खोला, जिससे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ। इसमें वह अपनी आयु के अगले 40 वर्षों तक पढ़ाते रहे। प्लेटो की अकादमी में गणित शास्त्र के ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। प्लेटो पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है। इन्होंने ही सर्वप्रथम आदर्श काल्पनिक राज्य की योजना प्रस्तुत की। उसके पहले पाश्चात्य संसार में किसी ने भी क्रमबद्ध रूप से राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन नहीं किया था। आज लगभग 2400 वर्ष बाद भी इनके राजनीतिक ग्रंथ राजनीतिक चिंतन की आधारशिला और प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। अब हम प्लेटो का आदर्श राज्य देखेंगे। प्लेटो का आदर्श राज्य यह 2 भागों में बटा हुआ था। पहला था आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले 3 तत्व और दूसरा है आदर्श राज्य के मौलिक सिद्धांत। पहले हम देखेंगे आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले 3 तत्व। तो आर्थिक, सैनिक, दार्शनिक और श्रम विभाजन के आधार पर देखें तो संरक्षक, सहायक संरक्षक और उत्पादक वर्ग। और यहाँ पे आदर्श राज्य के मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत न्याय, राज्य व्यक्ति का विराट स्वरूप, विशेष कार्य का सिद्धांत, शिक्षा, दार्शनिक राजा, साम्यवाद, नागरिकों के 3 वर्ग बताए हैं। और कौन कौन से? उत्पादक, सैनिक और संरक्षक। प्लेटो के समय यूनानी समाज में अराजकता व्याप्त थी। उसमें उपस्थित बुराइयों तथा अराजकता स्थिति का उपचार करने के लिए एक ही आदर्श राज्य की कल्पना की। इस तरह उसने तत्कालिक यूनानी समाज को सही मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया। उसने बताया कि शासन का अधिकार ऐसे ज्ञानी दार्शनिकों को ही होना चाहिए जो निस्वार्थ होकर शासन कर सकें। इस प्रकार व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य आत्मा से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार राज्य के सभी कार्यों की उत्पत्ति उन्हें बनाने वाले मनुष्यों की आत्माओं से होती है। प्लेटो के शब्दों में राज्य ओक वृक्ष या चट्टान से नहीं अपितु उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से बनता है। अब आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले 3 तत्वों की बात करेंगे हम। तो पहला तत्व है आर्थिक तत्व। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य काम तत्व से संबंध रखने वाली भोजन, वस्त्र, आवास आदि की आवश्यकताएं एकाकी रूप से पूरी नहीं कर सकता। ये अनेक व्यक्तियों के संयोग से तभी पूर्ण हो सकती हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए समाज में अन्न उत्पन्न करने वाले किसानों, मकान बनाने वाले कारीगरों, मिस्त्रियों, कपड़ा बुनने वाले जुलाहों आदि की विशेष आर्थिक श्रेणियां बन जाएं। समाज के लिए इस प्रकार का श्रम विभाजन बड़ा महत्वपूर्ण है। समाज के विभिन्न भागों में कार्यों का बंटवारा हो जाने से प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष कार्य को करता है। यही विशेष कार्य का सिद्धांत कहलाता है। अब हम सैनिक तत्व देखेंगे। यह आत्मा के गुणों में उत्साह या शौर्य के साथ साम्य रखता है। मनुष्य को केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से संतोष नहीं होता। इसमें अपने को सुसंस्कृत एवं परिमार्जित बनाने की आकांक्षाएं होती हैं। इन्हें पूरा करने के लिए अधिक जनसंख्या और प्रदेश की आवश्यकता होती है। यह प्रदेश युद्ध द्वारा प्राप्त हो सकता है। अतः राज्य को प्रणाली उपलब्ध कराना तथा
उसे उन्हें अधिकार में बनाए रखना होता है। अतः राज्य की रक्षा के लिए वीर सैनिकों की आवश्यकता होती है। विशेषीकरण के नियम के अनुसार इस कार्य को करने वाले योद्धाओं का एक विशेष वर्ग होना चाहिए। अब नेक्स्ट है दार्शनिक तत्व। इसका संबंध आत्मा के विवेक से है। प्लेटो के मतानुसार सैनिक राज्य का संरक्षक होता है। संरक्षक ज्ञान और विवेक द्वारा शत्रु और मित्र में भेद करके उसके साथ यथा योग्य व्यवहार करता है। अतः राज्य के रक्षक में विवेक का गुण होना चाहिए। सैनिक में यह गुण सामान्य रूप से पाया जाता है। आदर्श राज्य में वर्ग कार्यगत विशेषीकरण तथा श्रम विभाजन के आधार पर प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का विभाजन 3 वर्गों में किया है। पहला है संरक्षक वर्ग। यह वर्ग गुण का प्रतिनिधित्व करने वाला है। इस वर्ग के लोगों का कार्य सहायक संरक्षक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग के बीच संतुलन बनाए रखना है। यह वर्ग बुद्धि प्रेमी होगा। इस वर्ग के लोग जब दार्शनिक होंगे तब ही वे सामान्य कल्याण के कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। सहायक संरक्षक। इस वर्ग का मुख्य कार्य उत्पादक वर्ग की सुरक्षा एवं राज्य की भूमि को सुरक्षित रखना है। यह वर्ग उत्साह तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला है। उत्पादक वर्ग के लिए बेहतर प्रदेश की पूर्ति भी इसी वर्ग के द्वारा की जाएगी और इस हेतु यह वर्ग पड़ोसी राज्यों से युद्ध के लिए सदैव संलग्न रहेगा। नेक्स्ट है उत्पादक वर्ग। यह वर्ग वासना या क्षुधा तत्व की पूर्ति करने वाला है। इसमें कृषक, कारीगर, शिल्पी, व्यापारी आदि आते हैं। इसका प्रमुख कार्य राज्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अब हम आदर्श राज्य का मौलिक सिद्धांत देखेंगे। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम बात करेंगे न्याय की। न्याय आदर्श राज्य का प्राण है, जिसका कार्य उत्पादक सैनिक और शासक वर्ग में संतुलन रखकर उन्हें एकता के सूत्र में बांधे रखना है, ताकि राज्य के सभी अंग अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। नेक्स्ट है राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। व्यक्ति की सभी विशेषताएं राज्य में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है विशेष कार्य का सिद्धांत। राज्य या समाज में श्रम विभाजन होना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने विशेष कार्य को पूर्ण दक्षता और योग्यता से पूरा कर सके। नेक्स्ट है शिक्षा। न्याय ज्ञान की शिक्षा है। प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सैनिकों व दार्शनिक शासकों के निर्माण के लिए उन्हें उचित शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट नागरिकों के 3 वर्ग। प्लेटो आत्मा के 3 तत्वों क्षुधा, उत्साह और विवेक के आधार पर राज्य के नागरिकों को उत्पादक, सैनिक और संरक्षक नामक 3 वर्गों में बांटता है। नेक्स्ट है दार्शनिक राजा का शासन। आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का शासन होगा। जब तक राजा का दार्शनिक और दार्शनिक राजा नहीं होंगे तब तक राज्यों में शांति और सुशासन स्थापित नहीं हो सकता। नेक्स्ट है साम्यवाद। प्लेटो सैनिकों और शासक वर्ग को परिवार और संपत्ति से दूर रखना चाहता है, जिससे वे इसके लोभ में आकर अपना कर्तव्य पालन ना भूल जाएं। राज्य का हित प्रधान एवं सर्वोपरि है, व्यक्ति उसका अंग मात्र है। नेक्स्ट है आदर्श राज्य की आलोचना। आदर्श राज्य की आलोचना देखेंगे हम। प्लेटो ने जिस आधार पर व्यक्ति और राज्य की तुलना की है उसे सामान्य व्यक्ति के लिए समझना कठिन है। प्लेटो ने आदर्श राज्य में सामूहिकता पर अत्यधिक बल देते हुए व्यक्ति की उपेक्षा कर दी है। उत्पादक वर्ग की उपेक्षा करके समाज में असमानता के बीज बो दिए हैं। तत्कालीन दास प्रथा पर प्लेटो मौन रहा है। शिक्षा को पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में रखने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। आदर्श राज्य यथार्थ से परे है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक आध्यात्मिक निरंकुशवाद है। प्लेटो के आदर्श राज्य की बहुत आलोचनाएं की है, लेकिन उसमें जो चिंतन एवं शाश्वत सत्य है उसे मानव भूल नहीं सकता। प्लेटो की राजनीति में आंशिक रूप से कल्पना तथा आदर्श दोनों का समावेश है। काल्पनिक पक्षता मर चुकी है, लेकिन उसका आदर्श पक्ष शाश्वत है। अब हम देखेंगे राज्य। प्लेटो ने आदर्श राज्य के सभी सिद्धांतों को भले ही काल्पनिक कह दिया हो, लेकिन यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो पता चलता है कि वे बिल्कुल काल्पनिक नहीं हैं। उनका वास्तविकता से भी संबंध है। संपत्ति साम्यवाद को इस आधुनिक युग में समाज के प्रत्येक वर्ग पर लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है। रूस, चीन जैसे साम्यवादी राज्य में इसका प्रयोग बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। प्लेटो ने तो सिर्फ सैनिक तथा शासक वर्ग के लिए कहा था, लेकिन आधुनिक साम्यवादी प्लेटो से भी आगे बढ़ गए हैं। वे समाज के सभी वर्गों पर संपत्ति साम्यवाद लागू कर रहे हैं। आधुनिक सरकार कार्यों के विशेषीकरण पर भी काफ़ी जोर दे रही है। प्रशासन में बुद्धिमान एवं ज्ञानी व्यक्तियों का ही स्थान बढ़ता जा रहा है। जितनी भी
प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें गुणी व्यक्तियों को ही प्रशासन के क्षेत्र में लिया जाता है। इस प्रकार प्लेटो के सिद्धांत दर्शन राजाओं के द्वारा शासन का भी पालन अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। राज्य आज शिक्षा की भी व्यवस्था कर रहा है। राज्य की ओर से अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। अब नेक्स्ट है न्याय। यह सत्य है जो प्लेटो के दर्शन पर पाइथागोरियन दर्शन की छाप है। उसमें उसने विवेक, साहस तथा क्षुधा जैसे गुणों को ग्रहण करके पाइथागोरस से किया है, लेकिन उन्होंने एक चौथा गुण अपनी ओर से जोड़ा है जो उनकी मौलिक देन है। इसी न्याय के अन्वेषण के लिए प्लेटो ने अपने दर्शन का विस्तार किया। न्याय मनुष्य तथा राज्य दोनों को संघर्ष से बचाता है। प्रत्येक मनुष्य राज्य का पालन करता है तो उसकी राज्य की एकता सदा बनी रहती है। राज्य तथा व्यक्ति में न्याय का रहना अत्यावश्यक है। आज राज्य जो भी प्रबंध कर रहा है उसके पीछे न्याय स्थापना की ही भावना है। अतः प्लेटो का न्याय संबंधी विचार शाश्वत है। अब हम देखेंगे न्याय सिद्धांत। न्याय की व्याख्या और प्राप्ति। रिपब्लिक का केंद्रीय प्रश्न है। रिपब्लिक ग्रंथ का मूल शीर्षक था डिकाइयुसुने, जिसका अनुवाद न्याय प्रबंध या न्याय से संबंधित होता है। अब न्याय का अर्थ देखेंगे हम। तो रिपब्लिक का अर्थ और अंत न्याय के रूप में विवेचना के साथ होता है। तो रिपब्लिक का आरंभ और अंत न्याय के स्वरूप में विवेचना के साथ होता है। प्लेटो के मतानुसार न्याय कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि मनुष्य अपने उन सब कर्तव्यों को पूरा पालन करे जिनका पालन समाज के उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। अब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत को देखेंगे। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, इसका रूप तो सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय और न्याय व्यवस्था के तत्व में कार्यात्मक विशेषीकरण, पारस्परिक सामंजस्य और हस्तक्षेप की नीति को देखेंगे। अब हम तो प्लेटो ने न्याय के दो रूप माने हैं। पहला है सामाजिक न्याय और दूसरा है पहला है सामाजिक न्याय। सामाजिक रूप में न्याय समाज के विभिन्न अंगों में उसके कर्तव्यों का पालन कराता है और उसमें सामंजस्य तथा एकता बनाए रखता है। समाज के तीनों वर्ग, उत्पादक, सैनिक और शासक, अपनी आवश्यकताओं के कारण एक होकर अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करते हुए समष्टि को बनाए रखते हैं। व्यक्ति के लिए तथा समाज के लिए इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती कि वे अपने कार्यों को पूरा करें। नेक्स्ट है व्यक्तिगत न्याय। प्रत्येक व्यक्ति में विचार, भावनाएं तथा इच्छाएं पाई जाती हैं। उनमें समन्वय बना रहना व्यक्तिगत न्याय या मानवीय सद्गुण है। यदि तीनों तत्वों का सामंजस्य ना रहे तो इससे धर्मांधता तथा कामांधता उत्पन्न होती है। न्याय का प्रयोजन आत्मा के तीन तत्वों में साम्यावस्था, सामंजस्य और व्यवस्था बनाए रखना है। इस प्रकार न्याय जहाँ एक ओर समाज में सामंजस्य स्थापित करने के कारण राज्य को एक सूत्र में पिरोने वाला सामाजिक गुण है, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत सद्गुण भी है, क्योंकि यह मनुष्य के आध्यात्मिक संतुलन को ठीक बनाकर उसे श्रेष्ठ और सामाजिक बनाता है। नेक्स्ट है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं: श्रम विभाजन, सामाजिक एकता, आत्मा की प्रतिध्वनि, दो स्वरूप, सामाजिक और व्यक्तिक, मानव जीवन के सभी पक्षों से संबंधित। इन सभी को हम कवर करेंगे। प्लेटो का न्याय बाह्य न होकर आंतरिक है। यह किसी बाह्य शक्ति द्वारा किसी पर आरोपित नहीं किया जाएगा, वरन व्यक्ति की आत्मा की प्रतिध्वनि है। प्लेटो के आदर्श राज्य में प्रत्येक वर्ग के कार्य निर्धारित हैं और न्याय शक्ति से यह अपेक्षा करता है कि वह दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्यों का विशेषीकरण का सिद्धांत है। इसके लिए प्लेटो मनुष्य की तीन प्रवृत्तियों, ज्ञान, साहस और तृष्णा के आधार पर समाज को शासक, सैनिक और उत्पादकों के तीन वर्गों में बांटता है। प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय की भावना तभी संभव है जब वहाँ के शासक दार्शनिक हो। योग्य शासन के लिए सैनिक एवं शासक वर्ग में संपत्ति तथा स्त्रियों के साम्यवाद की व्यवस्था हो। प्लेटो का न्याय सामाजिक एकता का सिद्धांत है। प्लेटो का न्याय मानव जीवन के सभी पक्षों से संबंधित है। अब न्याय व्यवस्था के तत्व की बात करेंगे हम। तो प्लेटो की न्याय व्यवस्था के प्रमुख तीन तत्व हैं, जो कि मूल रूप से उसकी आत्मा के त्रिकोणीय सिद्धांत पर आधारित हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कार्यात्मक विशेषीकरण। प्लेटो का कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत निम्न मान्यताओं पर आधारित है।
प्लेटो प्राकृतिक असमानता में विश्वास रखता है, अर्थात जन्म से व्यक्ति की अयोग्यता में अंतर होता है। व्यक्ति संभवतः असमान क्षमताओं का होता है। कार्यात्मक अंतर प्लूटो की न्याय की परिकल्पना का मूल तत्व है। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति की आत्मा के 3 तत्वों में मात्रात्मक अंतर के आधार पर व्यक्ति के कार्यों का विभाजन किया जाना चाहिए। प्लेटो ने कहा है कि जिस व्यक्ति को जिस काम को करने की आंतरिक रुचि हो वही उसे करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कार्यात्मक विशेषीकरण के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को स्वेच्छानुसार कार्य करने की छूट होती है, अर्थात व्यक्ति में आत्मा के जिस तत्व की मात्रा अधिक होगी वह उस कार्य में अपनी रुचि के अनुसार विशेषज्ञता हासिल करेगा। नेक्स्ट है हस्तक्षेप की नीति। समाज के 3 वर्गों को कार्यात्मक विशेषीकरण के आधार पर जो कार्य दिया गया हो वही कार्य उन्हें करना चाहिए। किसी वर्ग को एक दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है पारस्परिक सामंजस्य। विवेक, साहस एवं क्षुधा के बीच पारस्परिक सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए, अर्थात समाज के तीनों वर्ग शासकों, उत्पादक वर्ग एवं सैनिकों के बीच परस्पर संयोग एवं सद्भाव की भावना पैदा की जाए। तीनों वर्गों में उचित सामंजस्य होना चाहिए ताकि एक वर्ग दूसरे वर्ग के कार्य निष्पादन में सहायक सिद्ध हो सके, अर्थात उत्पादक वर्ग को अन्य दोनों वर्गों के लिए उत्पादन करना चाहिए। दूसरी ओर सैनिक वर्ग को अन्य दोनों वर्गों की सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, जबकि शासक वर्ग को अन्य दोनों वर्गों को उचित प्रशासन व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए। तीनों वर्गों के परस्पर समन्वय से ही न्याय दिया जाना संभव हो जाएगा। अब हम आलोचनाएं देखेंगे। तो बारकर के मतानुसार इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है, वह केवल मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने की भावना मात्र है। यह कोई ठोस कानून नहीं है। आज के न्याय की भावना में न्याय कानून का पालन कराने वाला होता है, किंतु प्लूटो का न्याय केवल एक नैतिक भावना है। सेवाइन के शब्दों में प्लेटो की न्याय कल्पना स्थावर, निष्क्रिय, आत्मानुवादी या व्यंजक, अनैतिक तथा अव्यवहारिक है। प्लेटो का नाम सिद्धांत आत्मसंयम पर आधारित है, जो व्यक्ति में निष्क्रियता लाता है। यह न्याय सिद्धांत न्याय का नहीं अपितु सद्गुणों का सिद्धांत है, जो वास्तविकता का उचित मूल्यांकन नहीं कर पाता है। प्लेटो ने व्यक्ति को उनके स्वभाव के साथ बांध दिया और पारस्परिक संघर्ष को मिटाने की कोई व्यवस्था अपने न्याय सिद्धांत में नहीं की है। प्लेटो का कार्य विशेषीकरण और वर्ग विभाजन वर्ण व्यवस्था का रूप धारण कर सकता है। इस प्रकार राज्य के एकता के स्थान पर विषमता उत्पन्न हो सकती है। इस सिद्धांत में दार्शनिक शासक को इतनी शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वह निरंकुश शासक बन सकता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में शिक्षा सिद्धांत पर गंभीर, महत्वपूर्ण और विशद विवेचन किया है। प्लेटो शिक्षा को एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया समझता है जिसके द्वारा समाज के घटक एक सामाजिक चेतना से भरपूर समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना सीखते हैं। उनकी मान्यता है कि सद्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को शिक्षा द्वारा दूर किया जा सकता है। प्लेटो का विश्वास है कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य का स्वभाव सुधारा तथा बदला जा सकता है। शारीरिक शिक्षा के द्वारा बुद्धि में तीक्ष्णता उत्पन्न की जा सकती है और नैतिक शिक्षा के द्वारा उसमें परोपकार तथा आत्मसंयम का संचार किया जा सकता है। प्लेटो शिक्षा के द्वारा वर्गों में राजनीतिक चेतना और कर्तव्य भावना का संचार करना चाहता है। इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के मस्तिष्क पर छाए हुए अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान की ज्योति जलाना है, ताकि सभी वर्गों का कर्तव्य पथ प्रकाशित हो उठे और राज्य में एकता एवं सुव्यवस्था बनी रहे। प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा का इतना विस्तार से विवेचन किया है और शिक्षा को इतना महत्व दिया है कि रूसो ने तो इस ग्रंथ को शिक्षा पर सर्वोत्कृष्ट कृति की ही संज्ञा दी है। उसके शब्दों में रिपब्लिक राजनीति पर लिखी हुई पुस्तक ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो कि इससे पहले कभी नहीं लिखी गई है। अब शिक्षा का अभिप्राय देखेंगे हम। तो आत्मा को इस परिवेश में लाना जो उसके विकास की प्रत्येक अवस्था में उनकी उत्पत्ति के लिए सबसे अनुकूल हो, तो यह आत्मा की ये शिक्षा का अभिप्राय है। प्लेटो की शिक्षा का कार्यक्रम। प्लेटो ने शिक्षा का व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है। प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य मानव के संतुलित मानसिक एवं शारीरिक विकास से है। उसके अनुसार शिक्षा आयु के आधार पर दी जानी चाहिए तथा शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा आदर्शवादी राज्य की परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने का माध्यम है।
प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में एथेंस एवं स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था की झलक मिलती है। अर्थात प्लेटो की शिक्षा प्रणाली एथेंस की मानसिक शिक्षा एवं स्पार्टा की शारीरिक शिक्षा प्रणाली दोनों की शिक्षा प्रणालियों का मिश्रित रूप है। प्लेटो की मान्यता है कि यूनानी राज्य के कल्याण हेतु मानसिक एवं शारीरिक विकास दोनों साथ साथ और संतुलित रूप से होने चाहिए। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था को निम्न रूपों में समझा जा सकता है। 0 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की शिक्षा। तो बच्चों को शिक्षा कहानियों एवं काल्पनिक कथाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए। कहानी एवं कथाओं का सार इस प्रकार हो कि बच्चों का आदर्श का भाव पैदा किया जा सके। बच्चों को भयानक कहानियों के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों का मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। 6 से 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा का मुख्य साधन संगीत, व्यायाम तथा अन्य साहित्य के माध्यम। संगीत एवं व्यायाम बच्चों में पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों के प्रति रुझान पैदा करता है। 18 से 20 वर्ष की आयु तक। इस आयु में शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य रूप में अनिवार्य सैनिक शिक्षा देना है। 20 वर्ष की आयु में एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिससे उत्तीर्ण व्यक्तियों को ही उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी। 20 से 30 वर्ष की आयु तक। इस आयु वर्ग के व्यक्तियों में गणित, दर्शन शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र को मुख्य रूप से विकसित किया जाएगा। 30 से 35 वर्ष की आयु तक। 30 से 35 वर्ष की आयु में पुनः एक परीक्षा ली जाएगी, जिसमें उत्तीर्ण हो उन्हें द्वंद्वात्मक शिक्षा दी जाएगी। इसका उद्देश्य शाश्वत सत्य अंतिम तक पहुंचना है। 50 वर्ष की आयु तक। इस आयु के व्यक्तियों को उपयुक्त शिक्षा दिए जाने के बाद प्रायोगिक शिक्षा जानी चाहिए। इसका उद्देश्य दैनिक जीवन में व्यवहारिक ज्ञान की वृद्धि करना है। 50 वर्ष की आयु में व्यक्ति शासक बनने के लायक हो जाएगा। दार्शनिक शासक अपनी सेवानिवृत्ति के बाद पुनः शिक्षा ग्रहण करता रहेगा। अर्थात प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं। प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का आधार मनोवैज्ञानिक है। इसमें मनुष्य आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था की गई है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य जीवन के हर पक्ष का विकास करना है, अतः उसमें शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा पर समान बल दिया है और उन दोनों के लिए उसने प्रावधान किया है। प्लेटो ने पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की है, जो एथेंस में एक नवीन विचार था। शिक्षा के माध्यम से वह व्यक्ति तथा राज्य के मध्य संघर्ष को समाप्त करना चाहता था, ताकि इन दोनों के उद्देश्यों में समानता उत्पन्न हो सके। वह राज्य नियंत्रित शिक्षा का समर्थक था। शिक्षा योजना के दोष देखेंगे अब हम। शिक्षा योजना के दोष। प्लेटो ने शिक्षा योजना में उत्पादक वर्ग की शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया। वह संरक्षकों की शिक्षा के प्रति अधिक चिंतित है। पाठ्यक्रम में गणित को आवश्यकता से अधिक महत्व और साहित्य की उपेक्षा की गई है। शिक्षा कार्यक्रम बहुत लंबा और खर्चीला है। यह शिक्षा व्यक्ति की अपेक्षा राज्य के विकास पर जोर देती है। स्त्रियों और पुरुषों की समान शिक्षा व्यवस्था करके प्लेटो दोनों के स्वभाव और भावनाओं के अंतर के महत्व को नहीं समझ सका है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में चाहे जो भी दोष निकाले जाएं, लेकिन यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उसका शिक्षा संबंधी विचार एक प्रशंसनीय शिक्षा दर्शन एवं शास्त्रोपयोगी शिक्षा योजना है। इसमें शिक्षा पर जो बल दिया गया है, उसके लिए संसार उसका सदैव ऋणी रहेगा। दार्शनिक शासक और सद्गुण संबंधी विचार। प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याययुक्त आदर्श राज्य में शासन की बागडोर सद्गुणी ज्ञान से उत्पन्न दार्शनिक वर्ग को सौंपता है। प्लेटो के अनुसार तात्कालिक यूनानी नगर राज्यों में पाए जाने वाले दोषों का एक प्रमुख कारण शासकों के अज्ञान से उत्पन्न उनकी विभिन्न अयोग्यताएं थी। प्लेटो का मत है कि एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए जरूरी है कि शासक ज्ञानी हो, किंतु यह प्लेटो ने ज्ञान की व्याख्या के लिए सुकरात के इस कथन को स्वीकारा है कि सद्गुण ही ज्ञान है। इसका तात्पर्य है कि केवल तथ्यों की जानकारी को ज्ञान नहीं कहा जा सकता, अपितु तथ्यों के पीछे निहित सत्य को जानना और उसमें पूर्ण आस्था रखना ही ज्ञान है। सद्गुण वह है जो व्यक्ति और समाज के लिए सत्य, शिव और सुंदर मूल्यों की स्थापना करता है और ऐसा सद्गुणमयी जीवन दृष्टि केवल
प्रत्ययवाही ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। ऐसे ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को ही प्लेटो दार्शनिक कहता है। प्लेटो का कहना है कि जब शासक को सद्गुणी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब ही वह स्वयं न्यायी बनेगा और वह राज्य में न्याय की स्थापना करेगा। इस स्थिति में ही नगर राज्यों के दोष समाप्त होंगे और आदर्श राज व्यवस्था की स्थापना होगी। इस बारे में प्लेटो का कथन है कि जब तक दार्शनिक राजा ना बन जाए, युवराजों में दर्शन की भावना ना आ जाए, तब तक नगर राज्यों में न्याय की स्थापना संभव नहीं है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक सद्गुणी ज्ञान से युक्त होने के कारण उनके गुणों से युक्त होता है, अनेक गुणों से युक्त होता है, जैसे वह ज्ञानी, विवेकानंद, संयमी, अंतिम सत्य का ज्ञाता, सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिमूर्ति, न्याय का घोतक, सत्याभिलाषी, दूरदर्शी, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, दयालु होता है। वह क्रोध, मोह, लोभ, स्वार्थ, घृणा, संकीर्णता आदि दोषों से मुक्त होता है। प्लेटो दार्शनिक शासक के अनेक कर्तव्य एवं दायित्वों का उल्लेख करता है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में न्याय सिद्धांत के क्रियान्वयन का दायित्व दार्शनिक शासक को सौंपता है। प्लेटो का कहना है कि आदर्श राज्य की रक्षा के लिए दार्शनिक शासन का यह दायित्व है कि वह शिक्षा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने दे। प्लेटो के अनुसार शासक का एक प्रमुख दायित्व है राज्य के आकार का निर्धारण और राज्य की वह संकट से रक्षा करना। प्लेटो का कहना है कि शासक को राज्य के प्रदेश का विस्तार भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर राज्य की एकता एवं आत्मनिर्भरता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्लेटो के शब्दों में दार्शनिक शासक का प्रमुख दायित्व है अभिभावक वर्ग के लिए साम्यवाद व्यवस्था को लागू करना। इसके अतिरिक्त अपने सहायक प्रशासकों की नियुक्ति करने का दायित्व भी प्लेटो शासक को सौंपता है, किंतु प्लेटो उसे परंपरागत अर्थ में निरंकुश नहीं बनाता है, क्योंकि वह सदैव राजा के अधीन है और उसे उपर्युक्त कर्तव्यों एवं दायित्वों को भी निभाना है। अब हम शुभ की अवधारणा की बात करेंगे। प्लेटो के विचार से शुभ का मूल्य असीम है और यह विभिन्न पहलुओं को मूल्यता प्रदान करने वाला स्रोत है। विशुद्ध दार्शनिक व्याख्या करते हैं, यह अनुभव करने वाले एवं अनुभव किए जाने वाले आत्मापरक व वस्तुपरक आदर्श एवं वास्तविक जानने और होने का बोध एक साथ होने वाली सर्वोच्च स्थिति है। यद्यपि यह स्वयं को ऐसे विभाजन से मुक्त करता है। प्लेटो शुभ पर 3 पहलुओं से विचार करते हैं। पहले, वे शुभ को एक विचार के रूप में या यथोक्त कल्याण के ही रूप में मानते हैं। इस पहलू में यह विज्ञान, सत्य, सौंदर्य तथा गुण में इसके प्रकट होने से पृथक है। दूसरे, वे शुभ को एक निजी गुण मानते हैं। तीसरे में वे शुभ को राजनीतिक, राष्ट्र में नीतिपरक संसार मानते हैं। सर्वोच्च शुभ की किसी भी चर्चा में सुख की संकल्पना पर विचार करना होगा। सुखवाद के सिद्धांत के अनुसार सुख ही सच्चा शुभ है। प्लेटो सुखवाद को नकार देते हैं, क्योंकि सुख अनिश्चित व सापेक्ष है। इसके अतिरिक्त अपवित्र सुख के पीछे का घटक माना है। तर्कणा के प्रयोग एवं सत्य व शुभ के अधिकार में सच्चा एवं सतत सुख मिलता है। शुभ, अच्छा जीवन, सद्गुण युक्त जीवन जिसमें कुछ पीड़ा रहित विशुद्ध सौंदर्य परक सुख के साथ ज्यादातर बौद्धिक अध्ययन तथा तर्क संगत उचित क्रिया होती है। इस प्रकार प्लेटो की सुख की संकल्पना मानसिक एवं बौद्धिक है। अब नैतिकता का सिद्धांत देखेंगे हम। तो प्लेटो का नैतिकता का सिद्धांत, इसके 4 भाग हैं। पहला है बुद्धि या विवेक, दूसरा है शूरता, आत्मसंयम और न्याय। तो बुद्धि या विवेक, शूरता, आत्मसंयम और न्याय। यह बुद्धि या विवेक है तर्कण का गुण, शूरता है तेजस्विता का गुण, आत्मसंयम है मानवीय मनोवेगों का नियंत्रण और न्याय है कर्तव्य का बोध। प्लेटो के नैतिक सिद्धांत सुकरात के सिद्धांत के अनुसरण में है। वे नैतिकता को बुद्धि ज्ञान के साथ मानते हैं। इससे यह बात पता लगती है कि नैतिकता पढ़ाई सिखाई जा सकती है और यह कि मनुष्य नैतिकता को उसी प्रकार सीख सकते हैं जैसे कि वे किसी अन्य विषय को सीख लेते हैं। नैतिकता कोई सहजात विशेषता या प्रकृति की कोई संयोगी देन नहीं है। नैतिक लोग पैदा नहीं होते बल्कि शिक्षा द्वारा बनाए जाते हैं। प्लेटो ने नैतिकताओं का 4 प्रकार से विभाजन किया है और उन्हें आत्मा मन के विभिन्न भागों से जोड़ा है। 4 नैतिक गुण हैं: बुद्धि या विवेक, शूरता, आत्मसंयम और न्याय। प्लेटो नैतिकता को एक संश्लिष्ट इकाई मानते हैं जो बहुपरत वाली हो सकती है। वह है कि नैतिक गुणों में समान प्रतीत हो सकती है, किंतु इसका अर्थ यह है कि नैतिक गुणों में समान विशेषताएं होती हैं और
पहलुओं से ये समान दिखाई देती हैं। प्लेटो के न्याय को सबसे बड़े सेतु की प्रधानता वाले नैतिक गुणों का स्थान दिया है। बुद्धि या बुद्धिमानी तर्कण का गुण है, तर्कण का गुण है जो आत्मा का पहला भाग है। बुद्धि निर्देशात्मक या मापक गुण है। उदाहरण के लिए साहस तो झोंक हो जाएगा और शांत सहनशीलता गिरकर पथरीली उदासीनता हो जाएगी। शूरता तेजस्विता का गुण है जो आत्मा मन का दूसरा भाग है। शूरता तर्कण बुद्धि को बनाए रखती है जो पीड़ा और आनंद, इच्छा और भय से संकट करते हुए अक्सर कमजोर हो जाती है। आत्मा के तीसरे भाग में जैविक क्षुधाएं शामिल है। इसके अत्यधिक बढ़ जाने से रुझान प्रवृत्ति को नियंत्रित करना जरूरी है। आत्मसंयम ही मानवीय मनोवेगों को नियंत्रित करता है तथा तर्कहीन बातों को तर्क के सामने झुकाता है। न्याय आत्मा मन के संबंधित कारकों के सुसंगत कार्य करते रहने को बताता है। क्षुधा, संजीवता और तर्कणता। प्लेटो के अर्थ में न्याय व्यक्ति को अपने कर्तव्यों पर ध्यान देने वाला बनाता है। इसे कर्तव्य का बोध समझा जा सकता है। अब हम साम्यवाद का सिद्धांत देखेंगे। न्याय सिद्धांत के आधार पर प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य अथवा राज्य की संकल्पना की है उसकी समुचित व्यवस्था हेतु उसने एक साधन के रूप में संपत्ति तथा परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था का प्रतिपादन किया है। प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक सत्ता एवं आर्थिक प्रलोभनों की बुराइयों को दूर करने के लिए एक साहसपूर्ण उपचार है। साम्यवाद के द्वारा प्लेटो शासक वर्ग तथा सैनिकों को व्यक्तिगत संपत्ति एवं पारिवारिक जीवन की चिंताओं से मुक्त रखना चाहता है, जिससे वे निश्चित और निष्पक्ष भाव से शासन कार्य कर सकें। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग चाहे तो मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब हम प्लेटो के साम्यवाद का आधार देखेंगे। तो ये हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में ये जो स्मरणीय तथ्य इनसे क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है तो मैं इनको भी कंप्लीट करा दूंगी। तो ये हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट वाले उसमें। अगर आप लोग चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, MPPSC पाठशाला के नाम से ही है वह। और अगर आप लोग चाहें तो यूट्यूब चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ गाइस, इनको ये जो लेक्चर्स मैं करा रही हूँ इनको प्लीज़ शेयर करें ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो कि कोचिंग नहीं जा सकते हैं और इतनी फ़ीस नहीं भर सकते हैं जितनी कोचिंग संस्थानों में ली जाती है, तो प्लीज़ आप उनके पास शेयर करें ताकि वो पढ़ सकें और आप लोग भी पढ़ें इसको और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।